देखिए लास्ट डे हम लोगों ने कैलोरीमेट्री का फर्स्ट वीडियो कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसको फिर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलोरी के बारे में पढ़ा था, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या हीट, हम लास्ट डे हीट के बारे में पढ़ा था। हीट क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होता है, गर्म और ठंडा होता है। उसके बाद हम लोगों ने कैलोरी के बारे में पढ़ा कि एक कैलोरी क्या होती है, और कहा गया था ये सीजीएस यूनिट है, और कहा गया था ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका जूल कहा गया था। और ऐसा ही और कैलोरी में आपका रिलेशन बताया गया था कि एक कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था कि स्पेसिफिक हीट क्या है। आपको क्या बताया गया था, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट पर आपको एक मेंशन कर दिया जाता है, आपका मास यूनिट मास होगा। आपका मास क्या होगा, यूनिट मास होगा, ध्यान दीजिएगा। आपका मास क्या होगा, यूनिट मास होगा। यूनिट मास का टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। अगर मैं कह दूं एक मटेरियल है X, उसका स्पेसिफिक हीट है कितना, 0.07। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया कि 1 ग्राम X की मटेरियल जो है उसका 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे 0.07 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। अगर एक मटेरियल में दे दूं Y, एक मटेरियल में क्या देता हूँ Y, और इसका स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या लिख देता हूँ, 0.19। इसका क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम मटेरियल Y का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे 0.19 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। देखिए आपका सभी का आपने क्या देखा, अलग अलग मटेरियल है, सबका टेम्परेचर 1 ही डिग्री बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन सबके लिए मुझे अलग अलग हीट देना पड़ रहा है। यही जो हीट है इसे कहते हैं क्या, मटेरियल का नेचर, कि वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूनिट मास का कितना हीट ले रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। समझा पाए। और इसका जो सिंबल था वो क्या था, आपका C था। अलग अलग बुक में कभी S दे देता है, अब हायर क्लास में जाइए तो उसमें S लिख देता है किसी किसी बुक में। अब कहा गया था इसका फॉर्मूला क्या था। अब इसके बाद आया था आपका हीट कैपेसिटी। क्या आया था आपका, हीट कैपेसिटी। अब कहा गया सर हीट कैपेसिटी क्या है। अब कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इसमें मास फिक्स नहीं है, इसमें आपका मास फिक्स नहीं है, एनी मास। अब वो 1 ग्राम हो सकता है, 6 ग्राम हो सकता है, 15 ग्राम हो सकता है, 70 ग्राम हो सकते हैं, 19 ग्राम हो सकती है, 100 ग्राम हो सकता है, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कुछ भी आपका मास हो सकता है। एनी मास वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कह रहा है कोई भी मटेरियल एनी मास, लेकिन टेम्परेचर राइज यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज होगा। ये चेंज है, डेल्टी मतलब चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपने कितना हीट लिया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब यहाँ से देखिए लॉजिक निकालिएगा। अगर आपका मटेरियल मान लीजिए X है, आपका मटेरियल X आपने 1 ग्राम लिया था, यूनिट मास लिया था 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए था, 0.07। तो 2 ग्राम के लिए कितना होगा, आपको क्या होगा, 2 इंटू 0.07। 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो 2 ग्राम के लिए इंटू 2। अगर मेरे पास 50 ग्राम होता तो 0.07 इंटू 50, हाँ या ना। यानी आपने क्या देखा यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू, ये क्या था मास, और ये क्या था आपका स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है क्या, अच्छा हीट एब्जॉर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, टोटल हीट एब्जॉर्ब। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब के बारे में बताया था, Q इज इक्वल टू MC डेल T। टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप देखो चीज़ों को समझो, आपसे कहा जाए कोई ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 डिग्री बढ़ेगा यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ पे आपको क्या बताया गया, डेल T 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे डेल T की वैल्यू पुटअप कर दूँ, देखो फॉर्मूला क्या था, MC डेल T था कि नहीं, डेल T की वैल्यू 1 डिग्री चेंज हो रही है। यही तो हो गया आपका हीट कैपेसिटी, और तो है एक ही फॉर्मूला, सब कुछ आ रहा है, क्लियर है, हाँ या नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक, हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट क्या है। इसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हीट कैपेसिटी क्या है। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब रहा है। कभी भी चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला लगे, कभी भी चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला लगे, यही फॉर्मूला लगेगा आपका, याद रखिए। यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल आता है क्या, वाटर इक्विवेलेंट क्या है।
अब सवाल क्या है, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, यही ना लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, सुनिएगा इधर। मेरे पास एक मटेरियल, सपोज मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक। इसका मास है m1 kg, इसका मास क्या है m1 kg। इसकी जो इनिशियल टेम्परेचर थी T1 डिग्री सेल्सियस, कितना था T1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। और इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है C1, क्योंकि हर मटेरियल का अलग अलग होता है। तो मैंने इसे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दिया जिससे कि इसका टेम्परेचर T1 से बदल के कहाँ पहुँच गया, सर्टेन T2 पे पहुँच गया। तो इसका टेम्परेचर, मैंने इसको क्या किया, हीट दिया, जिसके कारण इसका टेम्परेचर क्या हुआ, T1 से बदल कर T2 पे पहुँच गया। ये मेरा इनिशियल हो गया और ये मेरा क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो बताइए इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा। सपोज Q1 पहला ऑब्जेक्ट है यहाँ। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कितना हीट एब्जॉर्ब किया, Q की वैल्यू कितनी होगी, mc del T। तो इसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट C1, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा T2 माइनस T1, यानी इसी को कहेंगे m1 C1 del T। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। अब सवाल क्या कहता है, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट कहता है कि आपने इसका हीट, आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, हाँ या ना। अब कहा जा रहा है कि आप, वाटर इक्विवेलेंट कहता है कि आपको सेम टेम्परेचर राइज करना है। वाटर इक्विवेलेंट क्या कहता है, आपको सेम टेम्परेचर राइज करना है। तो उसमें बताइए कितना पानी आप लेंगे। सपोज आपने इसमें क्या हुआ, आपने इसमें लिया है क्या 100 ग्राम, आपने क्या हुआ 100 ग्राम का कोई ब्लॉक लिया, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ा दिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उसमें जो आपने हीट दिया है 15 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो मुझे 15 डिग्री बढ़ा के हीट दो, लेकिन पानी का दो। तो उसमें कितना ग्राम पानी का टेम्परेचर, मतलब कितना ग्राम पानी सेम टेम्परेचर राइज कर पाएगा उसी हीट में। आपका हीट सेम राइज होगा। बात सुनो, आपका क्या कह रहा है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा दोनों में, लेकिन उसमें कितना पानी चाहिए। देखो मैं मान लेता हूँ अभी मैंने क्या हुआ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी दिया होगा, इसका मास अलग होगा m2, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है, अलग है CW वाटर है। तो इसका चेंज इन टेम्परेचर सेम मैं रख रहा हूँ, इसका भी चेंज इन टेम्परेचर मैं क्या रख रहा हूँ, ये भी T1 से क्या हो T2, यानी यहाँ पर भी T2 माइनस T1 की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, del T रखूँगा। तो इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, mW ले लें, मास ऑफ वाटर, CW ये क्या हो जाएगा, del T लिख सकते हैं इसको, del T सेम हीट कहा गया, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा m1 C1 del T mW CW del T। चेंज इन टेम्परेचर सेम कहा गया, कट जाएगा m1 C1 mW CW। आपको क्या है, वाटर का स्पेसिफिक हीट हमेशा पता रहता है 4200। अगर ऐसा ही होगा, सीरियस होगा तो 1 कैलोरी डाल दीजिएगा। मास ऑफ वाटर आपको चाहिए, जो चीज़ चाहिए होगा आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका वाटर इक्विवेलेंट का सवाल है, ठीक है। और शायद इसको लैटेंट हीट भी थोड़ा सा बताया गया होगा, लैटेंट हीट बताया गया था क्या, देखिए तो थोड़ा सा इस बार, यही लास्ट था। चलिए हम लोगों ने तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। देखिए इधर आपका न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा, इस फॉर्मूला से बनेगा, इस फॉर्मूला से बनेगा, इससे थोड़ा कम बनता है। और जो भी बताने वाले वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनता है। मिटा दे रहे हैं, ऐसे तो हो गया था। अब बात करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर से क्या क्या होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट देते हैं, अगर आप चेंज इन टेम्परेचर, मैंने कहा आपसे कहा गया क्या, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो हीट देने से क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। ऐसे तो कहेंगे सर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, अब उसके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत सारे शेप चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट देते हैं तो 3 चीज़ें बदलती हैं। पहला, उसका टेम्परेचर चेंज क्या होगा, पहला मान लेते हैं एक्सपेंशन होता है। पहला क्या होता है, उसके अंदर एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं हीट दूँ तो मटेरियल क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, लेंथ में, चौड़ाई में, वॉल्यूम में कुछ बढ़ जाता है। ये पढ़ना नहीं है, ये फिलहाल इस चैप्टर के अंदर पढ़ना नहीं है। सेकेंड क्या पढ़ना है हमें, कि आपके हीट के कारण क्या होता है, पहला चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्या होता है आपका, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तीसरा आपका क्या होगा, फेस चेंज होगा। क्या होगा,
फेज चेंज होगा या फिर इसी को कहते हैं स्टेट चेंज होगा। समझा पाए? यहीं से चीज़ें अब शुरू होंगी। इधर ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल यहाँ से बनता है। अब सवाल यहाँ पे आता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी देखिए मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ पे लगेगा आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? चेंज इन टेम्परेचर एंड फेज चेंज या स्टेट चेंज पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा तो आपको एक चीज़ दिखेगा यहाँ पे कि अगर आपने हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज होगा, पढ़ लिए, पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो फेज चेंज या स्टेट चेंज क्या, सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड स्टेट में, मैं यहाँ पे वाटर, मैं यहाँ पे आइस का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आइस को इमेजिन करते हैं, आप इसको हीट दे रहे हो और ये मेल्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या इस समय इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा? मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूँ। नहीं, वाटर, आप आइस जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको हीट दिया गया तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ स्टेट चेंज होगा। इसने जब हीट लिया, इसने देखो इधर, इसने हीट लिया है, लेकिन हीट लेने के बाद इसने अपना टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ स्टेट चेंज किया। कभी भी ऑब्जेक्ट अगर हीट लेके स्टेट चेंज कर रही है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड जाए या लिक्विड से सॉलिड आए या लिक्विड से किस में चला जाए? गैस में चला जाए, किसी भी स्टेट में जाए, अगर कोई भी मटेरियल अपना स्टेट चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टेट चेंज कर रहा है, तो अपना वो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिखवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका 4 नंबर बना के देगा। ये छोटी सी लाइन आपके लिए क्या 4 नंबर ला के देगी। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है तो उस समय उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज कर रहा है उस समय उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। समझा पाएँ? अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि सर इसको जब हीट दिया, इसने स्टेट चेंज किया तो टेम्परेचर तो राइज नहीं हुआ, तो हुआ क्या? यहाँ पे हुआ फ्यूजन। क्या हुआ? फ्यूजन। तब अब कहा गया सर तो यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ तो वो हीट गया कहाँ? उस हीट ने इसके अंदर का स्टेट चेंज कर दिया। कहेंगे सर इसके हीट को मैं कैसे निकालूंगा? अगर आप टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहे थे, उस टाइम आपने जितना हीट दिया मैं कौन सा फॉर्मूला से निकालूंगा? तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है? Q = ml। क्या है? Q = ml। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये L क्या है? लैटेंट हीट। L क्या है आपका? लैटेंट हीट वैल्यू। अब कहेंगे सर ये क्या है? सुनिएगा, अब जब लैटेंट हीट के बारे में बात आती है तो इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी हिडन एनर्जी। क्या कहा जाता है? हिडन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, याद रखिए लैटेंट हीट मिनिमम वैल्यू है। क्या है? कम से कम। कैसे आपके एग्जाम में होता है? मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ पासिंग इज 40। अब जितना ज़्यादा लाओ एज योर विश, वो अच्छा है, लेकिन मिनिमम क्या है? वो यहीं पे है। तो कहते हैं क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एनी सॉलिड टू चेंज solid to change it into the liquid without changing its temperature. That amount of energy is called latent heat of melting. क्या कहा जाएगा? latent heat of melting या फिर latent heat of fusion। समझा पाए? अब इसी तरह इमेजिन कीजिए, इधर अगर आपके पास एक खौलता हुआ पानी है, वार्म वाटर, इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी के अंदर आपने थर्मामीटर डाला, पानी का थर्मामीटर मेज़र करके दे रहा है क्या? पानी का टेम्परेचर थर्मामीटर मेज़र करके दे रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इससे उठने वाले धुएं को, स्टीम, कुकर से निकलता है जो धुआं, वो तो बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन आपका वाटर बॉयल हो रहा है, उससे जो स्टीम निकल रहा है, मैं उस स्टीम की बात कर रहा हूँ। इस स्टीम के ऊपर जब लगा दिया गया, यहाँ पे लगा गया थर्मामीटर, तो देखा गया इसका टेम्परेचर भी कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए सेम टेम्परेचर पे 2 स्टेट क्या पॉसिबल है? 100 से ऊपर भी टेम्परेचर होता है, वो भी स्टीम का 500 तक जाता है। थर्मामीटर बहुत हाई टेम्परेचर। कैसे आप कहते हैं कि आपका आयरन 2000 डिग्री या 1800 डिग्री से पे मेल्ट होता है? माप पाते हैं तभी तो। अब सवाल आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी वाटर और 100 डिग्री स्टीम से, देखो सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर, तो 2 स्टेट क्यों? तो कहेंगे सर इसके पास थोड़ा ज़्यादा हीट दिया गया तभी वो स्टेट आपका क्या हुआ? इसके मॉलिक्यूल को और दूर दूर करके गैस कर दिया गया, तो सीधी सी बात है इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एकदम सटे सटे हैं। थोड़ा सा हीट दिए तो दूर दूर हो गए तो लिक्विड, और ज़्यादा हीट हुए तो गैस। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या है? इसमें ज़्यादा एनर्जी, इसमें कम एनर्जी, यानी इसको हीट दिया गया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एनी लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू द टोटली या कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहा जाएगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझा पाए?
तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगता है, Q इज इक्वल टू ml। यहाँ पे मान लो आप V लिख दो, क्यों, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो वाटर का लैटेंट हीट की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या होता है 80 कैलोरी। अगर आप 0 डिग्री आइस को 1 ग्राम है, आपने 80 कैलोरी दे दी, वो पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपने कम दिया तो थोड़ा पानी में कन्वर्ट होगा, थोड़ा अभी भी सॉलिड होगा। समझा पाए? ऐसा नहीं हो कि होगा तो पूरा ही मेल्ट होगा, ना थोड़ा मेल्ट होगा, ऐसा नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट इस पर समझा पाए? हाँ या ना लैटेंट हीट के बारे में। अच्छा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी है? 546 कैलोरी होती है। आई होप देखिए तो थोड़ी वैल्यू इसकी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देख लीजिएगा आप, जो भी वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको देखिए मैं एक चार्ट बना के देता हूँ। अगर आपने उस चार्ट को फॉलो किया तो आपका वेपराइजेशन, आपने अगर उस चार्ट को फॉलो किया तो बिलीव कीजिए आपका कोई भी सवाल इसका छूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर। अच्छा, बर्फ का टेम्परेचर कितना तक जा सकता है? बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, तो क्या 0 से भी ठंडा हो सकता है? हाँ सर, 0 से भी ठंडा हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ऐसा मत सोचिएगा कि आइस दे दिया तो 0 डिग्री हो, नहीं। आपने सुना होगा कि बहुत ही जो फ्रीज़र होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फ्रीज़र होते हैं, वो -10, -15, -20 पे रखा जाता है। फ्रोज़न फूड को -30 पे रखते हैं। कहा जाता है क्या, आप मछलियों को फ्रेश रखना है अगर, तो -30 डिग्री सेल्सियस पे रखिए, वो फ्रेश रहेगी, कहा जाता है। देखिए सबसे पहले मैं एक लेता हूँ आइस का ब्लॉक, या मान लो कोई भी एक ब्लॉक है आइस का, यह -20 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस एट। आप इस एरो को, मतलब इस चार्ट जो लिख रहे हैं इसको फॉलो कीजिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा कभी। आपने इसको क्या किया? हीट दिया। आपने क्या किया? इसको हीट दिया। अब बताइए क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? नहीं, जैसे मैं इसको पहले हीट दूंगा, हीट देने के कारण ये सबसे पहले -20, अगर नंबर लाइन के हिसाब से देखते हैं तो 0, ये -20 इधर है, सबसे पहले ये 0 पे पहुंचेगा। सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? यानी सबसे पहले इसने क्या किया? चेंज इन टेम्परेचर। क्या किया सबसे पहले इसने? यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, और पहुंचा कहाँ पे? 0 डिग्री पे पहुंचा। तो इसने क्या वो टेम्परेचर चेंज किया? तो जहाँ टेम्परेचर चेंज होता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? mc डेल टी। हाँ या ना? क्लियर है? और जैसे टेम्परेचर चेंज किया, पहुंच गया कहाँ पे? देखो, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब आप पढ़ाई करते हैं तो खेल नहीं सकते, जब खेल सकते हैं तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे क्या हो गया? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है या डाउट है? स्टेट क्या है इसका? अभी सॉलिड। मैंने फिर इसको हीट दिया, ठीक है। देखिएगा, अब मैंने इसको हीट दिया, अब हीट देंगे तो क्या होगा यहाँ पे बताइए? स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट चेंज हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। ये क्या हो जाएगा? वाटर। ये आइस अभी भी है, ये क्या आपका आइस इधर है, ये क्या होगा? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये क्या होगा? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्लियर है? और जब स्टेट चेंज होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू ml। ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू ml। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाएंगे, मेल्टिंग वाला। क्लियर है? आपको डेटा दिया रहेगा वैसा। अब मैंने इसको क्या? वापस हीट दिया। मैंने इसको क्या किया? वापस हीट दिया। क्या होगा? पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री है, अब जैसे हीट देंगे क्या होगा? पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब ये पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेगा? 100 तक पहुँचेगा। हाँ या ना? देख लीजिए, अब मैं इसको हीट दूंगा तो पानी का टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा? 100 तक पहुँचेगा। तो मैं लिख दूंगा क्या? वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है।
तो चेंज इन टेम्परेचर में फॉर्मूला किसका लगेगा, Q इज इक्वल टू MC डेल T, हाँ या ना, क्लियर है। अब 100 डिग्री पे वापस हीट कर रहे हैं, अब क्या होगा, हीट करते करते क्या देखा जाएगा, पानी से भाप निकल रहा है, क्या देखा जाएगा, पानी से भाप निकल रहा है। तो जैसे क्यों भाप निकला इस पे, क्योंकि इसने क्या किया होगा, हीट लिया होगा। अब बताओ यहाँ पे जो स्टीम निकल रहा है ये क्या स्टेट चेंज के कॉन्सेप्ट में लगेगा या चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, चेंज इन स्टेट लगेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन स्टेट। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q का ml लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर है, हाँ या ना। अगर मैं इसको वापस हीट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये भाप का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, भाप का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, हवा और मतलब इसका जो स्टीम और गर्म हो जाएगा। ये बस आपके सिलेबस में यही तक है। तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मूला हुआ Q इज इक्वल टू MC डेल T, क्लियर है। ये चार्ट याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा, समझा पाए यहाँ तक, हाँ या ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे फेज चेंज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक और चीज़, सपोज एक बर्फ़ है, जो थोड़ा सा पहले मैं बता रहा था, एक बर्फ़ है जिसको पानी बनने में 0 डिग्री पे, हाँ ये कहाँ पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको पानी बनने में सपोज आपको लग रहा है क्या, 500 जूल, क्या लग रहा है, 500 जूल, और आपने हीट दिया है 400 जूल का, हीट क्या दिया है आपने, सप्लाई किया है कितना, इधर सबका ध्यान होना चाहिए, क्या किया आपने, 400 जूल का, क्या होगा अब, हाँ कहेंगे 400 जूल लेके, मुझे पता है कि 0 डिग्री पे वाटर सबसे पहले 0 डिग्री पे बनना चाहिए, तो जैसे अपने 400 जूल आप दोगे सबसे पहले इसका स्टेट चेंज होगा, आपका स्टेट चेंज होगा, और 500 चाहिए तो देखा जाएगा इसका सर्टेन परसेंटेज क्या होगा, पिघल जाएगा, इसका सर्टेन परसेंटेज क्या होगा, पिघल जाएगा, और सर्टेन परसेंटेज अभी भी सॉलिड के रूप में ही रहेगा, यानी उसके अंदर मिक्सचर के अंदर आप देखेंगे कि कुछ मतलब कुछ आइस अभी भी फ्लोट कर रहा है। और ये सवाल आपको आता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट दे देगा कि हाँ 50 ग्राम का आइस था, आपने इतना हीट दिया, तो बताइए कितना उसका मतलब प्रोडक्ट में क्या दिखेगा। तो आपका आंसर है कि 50 ग्राम का आइस दिया गया तो 42 ग्राम आइस मेल्ट हो गया, तो आप कहिएगा क्या, आपका 8 ग्राम आइस अभी भी मेल्ट होना बाकी है, ये कहिएगा उसके अंदर आप, ठीक है, समझा पाए इसको, नोट कर लीजिए। देखिए अब जो हमारा है उसका नाम क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या सुनिएगा इधर, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं कि कोई भी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगा, सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आएगा, बस हम जो हीट दे रहे हैं वो जाएगा बस, और कुछ नहीं। हम लोग इमेजिन करते हैं कि अब एक ऑब्जेक्ट है, देखो जनरली आप इसका लिक्विड का भी एग्जांपल ले सकते हो, सॉलिड का भी एग्जांपल ले सकते हो। बात सुनिएगा, इमेजिन करते हैं कि मेरे अंदर इसके अंदर कोई भी एक लिक्विड है या कोई एक मटेरियल है, इसके अंदर का मास क्या है, m1, क्या है आपका मास, m1, और एक मेरे पास ब्लॉक है जिसका मास क्या है आपका, हाँ m2, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर क्या है T2। अब मैं इमेजिन करके चलता हूँ कि T2 बड़ा है और T1 क्या है, छोटा, T2 बड़ा है और T1 क्या है, छोटा। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इसके अंदर डाल दिया, मैंने इस ब्लॉक को क्या किया इसके अंदर, अब बाहर में इसके अंदर जो भी है हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा, इमेजिन करें आप, इस तरह इमेजिन करें कि 80 डिग्री का कोई आयरन का ब्लॉक 80 डिग्री सेल्सियस और पानी का टेम्परेचर क्या 15 डिग्री सेल्सियस, आपने जेंटली इसके अंदर डाल दिया, तो क्या देखेंगे, इसका हीट ट्रांसफर इसके अंदर होगा, आप क्या देखेंगे, इसका हीट ट्रांसफर इसके अंदर होगा, इसका मतलब लोहे ने अपने हीट क्या किया, लॉस कर दिया, हाँ या ना। और बताओ ऐसे इमेजिन करो ना कि उसका टेम्परेचर था 80 डिग्री, जब वो हीट लूज करेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा, गिरेगा टेम्परेचर इसका, सपोज, और पानी का टेम्परेचर था मान लेते 15 डिग्री सेल्सियस, तो पानी ने हीट क्या लिया होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बड़ा होगा, और ये कोई इन दोनों के बीच में किसी एक टर्म में जाकर रुक गया होगा, ऐसा नहीं कि मिडिल में हो, कोई भी एक टर्म में जाकर रुक गया होगा। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि 22 डिग्री में क्या हो गया, रुक गया, हाँ या ना, टेम्परेचर पे रुक गया। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री था, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री था, तो जैसे इस ब्लॉक को पानी में डाला गया तो देखा गया पानी का टेम्परेचर, पानी ने इससे हीट ले लिया, अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया, इसे हीट लूज किया तभी ना पानी का टेम्परेचर बढ़ा,
ठीक है, तो इसका टेम्परेचर 22 पे रुक गया और इसका टेम्परेचर 22 तक पहुंच गया। तो ध्यान से देखो, इसने क्या किया, हीट लूज, और इन लोगों का जो ये क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर, ये क्या हो गया आपका फाइनल टेम्परेचर। तो जब भी कैलोरीमेट्री करते हैं तो मान के चलते हैं कि एक टेम्परेचर पे जाकर रुक जाएगा, उसे कहेंगे फाइनल टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे टेम्परेचर सेम हो जाएगा फिर हीट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है या फाइनल टेम्परेचर क्या है, कैपिटल टी। क्या है, कैपिटल टी। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द बॉडी, फॉर हॉटर बॉडी, फॉर हॉटर बॉडी, Q बराबर क्या होगा, M2 है ना, इसका स्पेसिफिक हीट C2, इसका स्पेसिफिक हीट C1। M2 देखो फॉर्मूला क्या था, Q का फॉर्मूला MC डेल्टी था ना, मास स्पेसिफिक हीट, इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कहेंगे सर ये T2 था जो कि बहुत बड़ा टेम्परेचर था और ये फाइनली T पे रुक गया, T2 माइनस T। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि T2 यहाँ पे बड़ा फाइनल टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इसने हीट लूज किया तब ना T तक पहुँचा है, हाँ या ना। अब मैं बात करता हूँ फॉर कोल्डर बॉडी, फॉर कोल्डर बॉडी, Q बराबर क्या होगा, M1, स्पेसिफिक हीट C1, टेम्परेचर क्या हुआ, पहले ठंडा था सर, बाद में क्या हुआ, गर्म हो गया, यानी पहले 15 था फिर 22 हो गया, यानी इसमें चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे, यानी हॉटर टू कोल्डर, है ना, कितना चेंज हो टेम्परेचर, है ना। अब बात सुनिए इधर, जिसने इस, अच्छा बताओ इसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों, इसका टेम्परेचर बढ़ा क्यों, उसका हीट उसने जो छोड़ा उसने लिया। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे दो ही सिस्टम के अंदर दो ही ऑब्जेक्ट है, अगर मान लेते दो आदमी यहाँ पे, एक कहता है कि मैंने 500 दिया, सामने वाला कहता है मैंने लिया, मुझे पता है कहीं पर भी और कहीं पर भी लूज नहीं हो रहा हीट, मैंने पहले कहा है कहीं पर भी हीट लूज नहीं हो, कहीं और से हीट ले ही लिया जा रहा, तो सामने वाले ने कितना गेन किया होगा, मैंने जितना हीट लूज किया होगा सामने वाले ने सारा हीट ले लिया होगा, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका हीट ये क्या हो गया, हॉटर बॉडी इसने क्या हुआ, हीट लूज किया होगा और इसने हीट क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि नो हीट एक्सचेंज इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा हीट लूज किसके बराबर होगा, हीट गेन के बराबर होगा। क्या होगा आपका, हीट लूज किसके बराबर होगा, हीट गेन के बराबर होगा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा M2C2 T2 माइनस कैपिटल T M1C1 T माइनस T2। और यहाँ पे आप साफ साफ कह दीजिएगा T2 बड़ा है, T1 छोटा है, और T क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर। जब भी आप फाइनल टेम्परेचर कहते हैं आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, ये कोल्डर से थोड़ा, ये कोल्डर वाल से ज़्यादा गर्म है लेकिन हॉटर से थोड़ा कम है, मिड में है ये। अगर नहीं समझ आता तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, T1 इधर लिख दीजिएगा, T2 इधर लिख दीजिए, यहाँ पे T लिख दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा हॉटर, बस हो गया। ये कोल्डर, ये हॉटर, ये हॉटेस्ट बीच में वाला मीडियोकर में आ गया आपका। और यहाँ से आपका सवाल बनता है, यहाँ से क्या बनता है आपका सवाल बनता है, बस चीज़ों को अरेंज करने के दे रहे हैं। अब देखिए बहुत बार क्या होगा ना आपको, अब इसमें ऐसा नहीं कि पानी में डुबाया जाए, आपको ऐसा भी कह सकता था कि एक हॉटर ऑब्जेक्ट, एक कोल्डर ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा, इसके ऊपर एक हॉटर ऑब्जेक्ट ला के रख दिया गया। अब बताओ हीट एक्सचेंज हो गया होगा ऊपर नीचे में, बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। समझा पाए? तो नोट करते जाइए, मैं कुछ बातें बोलता जा रहा हूँ, खाली सुनते जाइए, बस चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि समुद्र के किनारे द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेटेड। समुद्र के किनारे हमेशा टेम्परेचर मॉडरेटेड रहता, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म। क्यों? आप ऐसे, हाँ बोलिए। समुद्र के किनारे टेम्परेचर हमेशा मीडियोकर रहता है, यानी मॉडरेट रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा। क्यों? बोलिए। तो इमेजिन कीजिए ये आपका समुद्र का किनारा है, मैं समुद्र किधर बनाऊं, घर किधर बनाए, चलो इधर घर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर समुद्र है, इधर सी है, इधर का टेम्परेचर, हाँ
हवा महल है, मैंने बनाया हवा महल है। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा, क्यों? अब बताइए, सीधी सी बात। हाँ बात सुनिए, सुन तो लो, इधर सुन तो लो। जब सूरज की गर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर ज़मीन गर्म हो जाएगा इधर से हवा आ जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन। अब बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो हीट ने जितना सी ने जितना हीट एब्जॉर्ब किया वो निकाल देगा आसपास का एटमॉस्फेयर, उस तरह से आ जाएगा, ना तो ज़्यादा गर्म ना तो ज़्यादा ठंडा। अच्छा, एक और है, हॉट वाटर बॉटल आर यूज फॉर फोमेंटेशन। रीज़न क्या है? मतलब कहा गया कि हॉट वाटर बॉटल आपने देखा, जैसे आपने थर्मस देखा होगा, पानी रख दिए सर 8 घंटे तक पानी गर्म रहता है, क्यों? कैसे? क्योंकि वो बाहर से कनेक्टेड नहीं है, बाहर से उसके अंदर हीट लूज और गेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए थर्मस के अंदर देखिएगा शाइनी सरफेस होता है, कहा जाता है कि हीट जो उससे टकरा के अंदर ही रहता है, और बीच में जो पार्ट होती है वो आपका बैड कंडक्टर होता है, तो हीट बाहर निकल ही नहीं पाता। अगर मेरे पास मैं ठंडा कब हो जाऊंगा? जब मेरे अंदर का हीट रिलीज हो जाएगा। मेरे अंदर जब हीट है, मैं निकल जाए, मैं ठंडा हो गया। मेरे अंदर हीट निकालने के लिए खोज रहा हूँ, लेकिन आसपास से मेरा हीट निकल ही नहीं पा रहा, तो मैं गर्म का गर्म ही रह जाऊँगा। हाँ या ना? तो यही आपका हॉट वाटर बॉटल यूज़ होता है। नोट कर लीजिए जब तक इसको, और फिर करते हैं। देखिए अब कुछ पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। वाटर इज यूज एज अ इफेक्टिव कूलेंट, यानी कहा गया पानी का उपयोग बहुत अच्छा चीज़ों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। क्यों? मान लीजिए क्योंकि पानी उससे टेम्परेचर वो उसका ये जो वो लूज करता है, कोल्डनेस वो पानी गेन कर लेता है, इसलिए वो हॉटनेस लूज करेगा तभी ना लेता उसको ठंडा करेगा। आप उल्टा कर दिए। बात सुनिए, आपको जब ठंडा करना है तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट में किसी भी पानी के अंदर, मैं पानी के अंदर जब डिप करता हूँ तो पानी की स्पेसिफिक हीट क्या थी? हाई, सबसे ज़्यादा हाई कहते हैं। पानी का स्पेसिफिक हीट क्या था? हाई। इसका मतलब उसके अंदर टेम्परेचर चेंज कितना होगा? लो। पानी उसका सारा टेम्परेचर ले लेगा और अपना टेम्परेचर बहुत ही कम राइज करेगा, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ठंडा। समझा पाए? और एक एप्लीकेशन क्या? इन कोल्ड कंट्री, ध्यान दीजिएगा, काम की चीज़ है। इन कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज एज अ हीट रिजर्वर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। आप नीचे जाके पढ़ाइए। हाँ बताइए क्यों? क्या? इन कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज एज अ हीट रिजर्वर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। बताइए कितनी बार रिपीट करें? बताइए। इन कोल्ड कंट्री वाटर इज यूज एज अ हीट रिजर्वर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। सर अभी तो क्वेश्चन में एक बार पानी का स्पेसिफिक हीट क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी जमता भी नहीं है, जल्दी आपका बढ़ता भी टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, सर इसमें भी अलग-अलग है। अब देखिए, फार्मर फिल देयर फील्ड विद वाटर टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट पता है क्या है? आप बता सकते हैं फ्रॉस्ट किसे कहते हैं? हाँ, क्या क्या? बर्फ जम जाने से। देखिए बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ, कह सकते हैं, मान ली ओले गिरे इस तरह से। अब कहा जाएगा बड़े बड़े बर्फ़ के जो डॉट्स गिरे, छोटे ब्लॉक से नहीं गिरता है वैसा गिरा, अब तो उससे खेत खराब हो जाएंगे। तो फार्मर क्या करते हैं? अपने खेतों में पानी भर देते हैं। बोले सर ऐसे ही ठंडा और ठंडा कर दिए। नहीं, फार्मर को ये पता है कि जैसे ही मैं खेतों में पानी भरूंगा, पानी क्या होगा? और बर्फ़ का टेम्परेचर लो होगा, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी उसकी क्या करेगा? उसको अपना हीट उसको देगा, उसको पिघला देगा और उससे बह के चला जाएगा। जैसे कि रूट जो कैपिलरीज है वो जम ना जाए, क्योंकि रूट कैपिलरी में, रूट में अगर बहुत देर तक बर्फ रहे ना तो उसके रूट की कैपिलरी जम जाती है, फट जाती है। तो उसे बचने के लिए अब इसके बाद है क्या? जितने भी यूटेंसिल यानी खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो सब मेटल के क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल की स्पेसिफिक हीट सबसे कम या बहुत कम होती है, इसलिए उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ आया? मेटल का टेम्परेचर क्या होता है? स्पेसिफिक हीट बहुत कम, यानी थोड़ा सा हीट उसका, मतलब 1 डिग्री के लिए बहुत थोड़ा हीट चाहिए, तो थोड़ा हीट में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा जो बड़े बड़े आपके तवा है या डोसा का जो तवा होता है वो बहुत ही मोटा होता है। रीज़न पता है क्या है? उसमें कम जल्दी गर्म हो और वो जले नहीं। कहने इसमें होता है कि वो क्या होगा, उसको क्या, अगर पतला तवा होता है हल्का सा हीट में जल्दी हीट पास हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर मोटा होगा तो वो हीट में कम टेम्परेचर चाहिए, हीट उतना ही लेगा
चेंज इन टेम्परेचर उसके अंदर कम होगा, ठीक है। और अगर आपने बंद कर दिया तो बहुत लंबे टाइम तक उसके अंदर थोड़ा हीट रह सकता है, ठीक है। बस इसमें यही तो था। और आपका स्नो ऑन माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, वाई, बताइए। जैसे सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरती है, उन्होंने क्या किया, देखो क्या कह रहा है कि जैसे सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरती है वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, हीट लेके मेल्ट होना शुरू करते हैं। और जैसे ही उन्होंने हीट लिया आसपास का सराउंडिंग क्या हो गया, ठंडा जम गया, इसलिए क्या होता है, पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए ग्राफ करवा देते हैं आप लोग को, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे टाइम को रख लूं, एक्स एक्सिस में मैंने क्या रख लिया, टाइम रख लिया, और वाई एक्सिस में मैंने क्या रख लिया, टेम्परेचर रख लिया। क्या रख लिया, टेम्परेचर रख लिया। तो क्या होगा, सपोज मेरे पास एक आइस था, मेरे पास क्या था, एक आइस था, मैंने उस आइस को -20°C पर देखा, ठीक है। रुकिए मैं तो ग्राफ एक बार देख लूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है और ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं इस जगह को बात सुनिए, मैं इस जगह को मान रहा हूँ कि इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इस जगह को मान रहा हूँ आपका 0°C, इस जगह क्या मान रहा हूँ 0°C। तो क्या होगा, ऊपर वाला 1 2 3 4 के ऊपर बढ़ेगा, नीचे वाला -1 -2 करके नीचे आ रहा होगा। सपोज मेरे पास एक आइस है, मेरे पास क्या एक आइस है, आइस का टेम्परेचर है -20°C और वो यहाँ पे है -20°C पे क्या है मेरा आइस। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइम के साथ मैंने उसको हीट दी, मैंने उसको क्या हुआ, मैं यूनिफॉर्मली हीट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली हीट कर रहा हूँ। तो क्या होगा बताइए, तो अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली हीट करूँ तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टेट चेंज होगा। क्या, अगर मैं एक आइस जो कि -20°C पे है, मैंने इसको हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर चेंज होगा। और कब तक होगा, यूनिफॉर्मली होगा। क्या होगा, कब तक, जब तक कि वो 0 के पास, जैसे 0 पहुंचा। अब जैसे 0 पे पहुंचा तो क्या हुआ, वो आइस बन गया। क्या हुआ, 0° आइस बन गया। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0° आइस। क्लियर है, डाउट है? लेकिन मैंने हीट देना तो बंद नहीं किया, मैं हीट अभी भी दिए जा रहा हूँ। क्या होगा उसके अंदर, चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में मैं मान लेता हूँ सर्टेन कुछ टाइम तक मैंने हीट दिया था, तो चेंज इन स्टेट हुआ, ठीक है। सॉरी, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ कुछ टाइम तक। सपोज मैंने देखा 2 मिनट मैंने दिया, कितना दिया मैंने, 2 मिनट। मैं जेंटली हीट कर रहा हूँ, अभी मैं हीट किए जा रहा हूँ। अभी क्या होगा उसका, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट में का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखो टेम्परेचर बढ़ना यानी ऊपर जाना, टेम्परेचर कम यानी नीचे आना। मैं टेम्परेचर में टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ क्या, 5 मिनट तक यही चलता रहा, बात वाली बात, ठीक है। 5 मिनट तक ये रहा आपका 0° आइस से क्या पहुंच गया यहाँ पे 0°। मैं इस जगह पे क्या लिखूंगा, 0° वाटर। 0° क्या लिखेंगे, वाटर। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। अब मैं इसको, लेकिन मैं अभी भी जनरली हीट कर रहा हूँ, क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर यूनिफॉर्मली चेंज होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली हीट हो रहा है। कब तक, हाँ, जब तक वो 100 ना पहुंच जाए। सपोज यहाँ पे उसका टेम्परेचर ऐसे था, इस जगह पे पहुंच गया 100, इस जगह पे वो क्या पहुंच गया आपका 100°C पे पहुंच गया। तो इस जगह पे उसका क्या होगा 100° वाटर। क्या होगा, लिक्विड स्टेट, हाँ या ना। अभी मैं हीट किए जा रहा हूँ, अब पानी गर्म है, पानी गर्म है, अब क्या होगा, हीट होगा तो क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। स्टेट यानी वेपर, स्टीम का टेम्परेचर भी 100° होगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट हीट किया जा रहा हूँ। बस सुनो, ये टेम्परेचर, ये टाइम था आपका कितना, मान लेते हैं ये 15 मिनट हो गया, 10 मिनट मैंने, मतलब शुरू से ये 0 मिनट था, 0 टाइम था, 2 मिनट, फिर ये 5 मिनट, 15 मिनट। मैं अभी भी हीट कर रहा हूँ। अब मैं अभी भी हीट करूँगा तो क्या होगा, 100° वाटर किसमें होगा, स्टीम में जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपका स्टेट चेंज तो ऐसा चलता रहेगा। मैं यहीं तक जा रहा हूँ, ये हो गया 100 डिग्री स्टीम। क्लियर है? ये ग्राफ याद रखिए सर, इससे बहुत सारा सवाल बनेगा, इससे आपका बहुत सारा सवाल बन सकता है। और ऊपर जाएगा। आपका प्लाज्मा स्टेट भी बहुत सारे स्टेट आते हैं ना इसमें। इसे हीटिंग कर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपका? हीटिंग कर्व। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।